नमस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। नववर्ष के आगमन की दस्तक होते ही जाते वर्ष से जुड़े कई बिंदु अचानक याद आने लगते हैं। वर्ष 2019 भी अपनी कुछ खास उपलब्धियों के लिए यादगार कहा जा सकता है। मुख्य रूप से इसरो के उच्चांकों की श्रृंखला तो स्वर्णाक्षरों में अंकित की जाएगी। सितंबर में बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में बैठकर चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग को सजीव देखना वहां मौजूद छात्रों के लिए एक अद्भुत क्षण रहेगा आजीवन। इसी वर्ष प्रोफेसर गगनदीप कंग देश की पहली महिला फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चयनित हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य का लाभ देश ही नहीं समग्र मानवता के हित में है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इस वर्ष एक अहम पहल की गई, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर जनहित, जीव हित, धरती हित और जल हित में फायदेमंद साबित होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा कहते हैं, पहले जो विज्ञान में शोध होता था वो ज्यादातर डिसिप्लिन पे आधारित था, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। अब उसमें वो बढ़िया है, पर उसके अलावा हमने डाला है कि वो प्रॉब्लम सेंट्रिक शोध भी हो, जैसे कि हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, वाटर में, एनर्जी में। तो ये सब इंटरडिसिप्लिनरी चीजें हैं। इन सब लोगों को मिलके कार्य करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम खाली ये नहीं कह सकते कि हम केमिस्ट्री में शोध कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब है लेकिन पूरा मतलब नहीं है। तो उसको करने के लिए हमने बहुत सारे नए मिशन बनाए हैं, जैसे वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल में 3 समस्याओं पे हम खास फोकस कर रहे हैं। ये है हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट जो बहुत टॉक्सिक होता है, दूसरा प्लास्टिक पॉलीमर वेस्ट, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसंट्रेटेड वेल्थ है, तो जो हम वेस्ट टू वेल्थ वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे लागू होता है। तो उसको अगर आप साइंटिफिकली प्रोसेस करें तब ये सब चीजें संभव हैं। तो इनफैक्ट कई सारी नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है इस मिशन के अंतर्गत, जिसके द्वारा ये जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है देश के अंदर और होता रहेगा, उसको हम कैसे सही ठिकाने लगाएं, तो उसके अलावा भी उससे कैसे हम वेल्थ भी निकालें। तो इस तरह के ये जो प्रोग्राम हैं जो सोसाइटी सेंट्रिक हैं, उस पर बहुत तेजी से कार्य चला है पिछले 5 सालों में। आज एक ऐसी विभूति की जयंती है जिसने देश को जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा दिया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आपको याद होगा 1965 में जब लड़ाई हुई थी, श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को एक नया नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज मैं उस नारे में एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। हम विज्ञान का उपयोग करेंगे, विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए। इस मार्ग में हम किसी बाधा को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को लेकर अटल जी मानते थे, भविष्य की ओर निहारिए, दूसरे देश आकाश छू रहे हैं। सवाल केवल नई चीज़ों के उत्पादन का नहीं है, यह चीज़ें हर दूसरे साल एक नई टेक्नोलॉजी पर सवार हो जाती हैं और फिर तुरंत उससे भी नई टेक्नोलॉजी पिछली को धकेल कर आगे बढ़ जाती है। हमें इस नई दुनिया का सामना करना है, अपने को इससे काट कर नहीं चल सकते। जो देश आर्थिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से शक्तिशाली हैं वही दुनिया पर हावी हैं। हम में से कोई भी भारत का मामूली दर्जे में बना रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसे बर्दाश्त करें भी क्यों? जो भी संसाधन चाहिए वो सब हमारे पास हैं। देश के पास विश्व स्तर की प्रतिभा है,
नई टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय दुनिया भर में अगली पंक्ति में खड़े हैं। भारत में भी जहाँ जहाँ रास्ते खुल रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, नई सूचना व संचार टेक्नोलॉजी आदि में हमारे नौजवान और नवयुवतियाँ बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी जगह बना रहे हैं। विभा यानी विज्ञान भारती संस्था के राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे अटल जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को याद करते हुए, अटल जी का नाम और उन्होंने जो विज्ञान के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, वो अपने देश के इतिहास में निश्चित ही स्मरणीय इस प्रकार से रहने वाला है। हम सब जानते हैं कि अपने देश के एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने एक बार मुझे अटल जी के बारे में संस्मरण बताया। पहली बार जब वो 13 दिन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वयं होकर अपने देश के प्रमुख वैज्ञानिकों को बुलाया और उनसे कहा कि हमें ये परमाणु विस्फोट परीक्षण करना है, और उन्होंने कहा इसके लिए मैंने सारी तैयारी की है, अब ये दायित्व आपका है कि आप इसको कैसे करेंगे। यानी जब वो प्रधानमंत्री बने तब ये सारी कल्पना लेकर ही वो आए थे कि अपने देश को अपना सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ही अपना देश सुरक्षित बनेगा। और अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर उनके मन के अंदर बहुत विश्वास था, और इस विश्वास के साथ ही सबको बुलाकर उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी। लेकिन दुर्भाग्य से वो पहले प्रधानमंत्री बने तब केवल 13 दिन का कार्यकाल उनका रहा। लेकिन 1998 में जब वो वापिस आए तब उन्होंने फिर एक बार सबको बुलाया और कहा कि नहीं, अभी इसको हमें करना ही है। और हम सब जानते हैं कि अपने देश में 11 मई और 13 मई 1998 को ये परमाणु विस्फोट परीक्षण किए गए और अपना देश दुनिया के सामने एक परमाणु क्षेत्र में एक सामर्थ्यशाली देश बनकर उभर कर आया। और उसके कारण पूरे विश्व में अपने देश को एक बहुत बड़ा सम्मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। और स्वाभाविक ही 11 मई को उस वर्ष के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिन इस नाते से लोग मनाने लगे। एक तो अटल जी के मन में एक पूरा विश्वास था कि अपने देश के अंदर सदियों से चली आ रही भारत की जो विशेष स्वास्थ्य विधा है आयुर्वेद, और उससे संबंधित अन्य कई विधाएं जिसमें योग आता है, सिद्ध औषधियां आती है, इसको हमने बढ़ावा देना चाहिए। और अटल जी इसकी ओर एक सॉफ्ट पावर की दृष्टि से देखते थे। और अटल जी ने अपने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर इस विभाग को ना केवल उसको प्रारंभ किया, लेकिन उसको पुष्ट करने के लिए सब प्रकार की नीतियां बनाई। इसलिए अपने देश में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी इस नाम से विभाग शुरू हुआ, और अटल जी ने पूरा जोर उसके पीछे अपना लगाया। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाना चाहिए। और 2014 के बाद इस वर्तमान सरकार ने उसको एक अलग मंत्रालय का दर्जा भी दिया। और उन्होंने उस समय भी ये बताया कि अटल जी ने जो कार्य शुरू किया था उसको ही हम एक और स्तर पर, ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। दूसरा, आज हम सारे लोग हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं, लेकिन हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए कि अटल जी ने 1998 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने देश के टेलीकॉम सेक्टर को एक जो नया रूप दिया और उसका विस्तार पूरे देश में कराया, उसके बाद ही इस प्रकार की एक क्रांति कम्युनिकेशन की संभव हो पाई। तो अटल जी को इस बात का भी श्रेय जरूर जाता है कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा स्मरणीय कार्य किया। तो ऐसी दो बातें अपने देश के इस भविष्य को बदल देने वाली इस प्रकार की उनके द्वारा हुई। राष्ट्र की प्रगति गाथा में युगदृष्टा अटल बिहारी वाजपेयी के अतुलनीय योगदान को पत्रिका का विनम्र नमन। विज्ञान की राह में न जाने क्यों गणित को अपेक्षाकृत कम छुआ जाता है, एक स्टोरी के विषय के रूप में। आप कह सकते हैं कि रेडियो जैसे श्रव्य माध्यम की अपनी सीमाएं होती हैं। टीवी या मोबाइल पर तो आंकड़े और समीकरण दिखाई पड़ते हैं। तो क्या हुआ? शब्दों के माध्यम से ही सही। बस 3 दिन पहले
नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया। 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती जो थी। गणित की बात चल ही रही है तो मिलते हैं आईआईटी कानपुर में कार्यरत प्रोफेसर नितिन सक्सेना से। 1 वर्ष पहले ही आपको गणित विधा में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया। अंक अंकुर। हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी रिसर्च बारे में कुछ बताइए। तो मेरा जो रिसर्च है बीज गणित जटिलता सिद्धांत में, जिसका इंग्लिश होती है अलजेब्राइक कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो जटिलता का मतलब ये है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम कितनी जटिल है या कितनी सरल है, ये हम समझने का इसमें प्रयत्न करते हैं। और जो इसमें मैथ जो इस्तेमाल होती है वो बीज गणित की होती है। तो खास तौर से इस मेरे वर्क में पॉलिनोमियल्स का बहुत इस्तेमाल है। पॉलिनोमियल्स का मतलब हिंदी में होता है बहुपद। कोई पॉलिनोमियल कितना मुश्किल है या कितना सरल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको सर्किट के फॉर्म में लिख के। तो कोई पॉलिनोमियल को आप लीजिए और उसको एक सर्किट होता है उसके फॉर्म में लिखिए, और वो सर्किट कितना बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो मतलब पॉलिनोमियल मुश्किल है, अगर छोटा होगा तो पॉलिनोमियल सरल है। और इसका मतलब सीधा होता है समय से, कि आपको अगर वो पॉलिनोमियल को अगर आपको कंप्यूट करना है तो अगर सर्किट बड़ा होगा तो ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा संसाधन उसमें लगेंगे। अगर सर्किट छोटा होगा तो कम समय लेगा, उसमें संसाधन कम खर्च होंगे। ये प्रॉब्लम वैसे तो अपने आप में अमूर्त है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस में भी होता है। स्पेशली इसका इस्तेमाल होता है क्रिप्टोग्राफी में, इंटरनेट सिक्योरिटी में, कंप्यूटर्स में जब डेटा को जब आप स्टोर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसमें सुधार करने में, मतलब एरर करेक्शन में इसका यूज होता है। कई सारे प्रॉब्लम्स एल्जेब्राइक होती हैं, उनके लिए एल्गोरिदम जो पर बनाना होता है, एल्जेब्रिक एल्गोरिदम्स, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। सर, मतलब कि जटिल चीजों को सरल करना और कम से कम रिसोर्सेस में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना आपके रिसर्च का उद्देश्य रहा है। हमारे जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब गणना करने के जो संसाधन हैं, उनको हमें कोशिश तो ये होती है, प्रयत्न ये होता है कि हम संसाधनों को कम करें, मतलब समय को कम करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जितना वो स्पेस खर्च करता है, जितना फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क जितना खर्च करता है, उसको कम करें। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आप गणित को एक विषय के रूप में कैसे देखते हैं और हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है। ये गणित बहुत ही पुराना विषय है, और जब से ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंट हुए हैं तब से ही ये गणित बनना शुरू हो गया था। इनफैक्ट सबसे पहले लोगों ने गिनना ही से सीखा था, नंबर्स, कि उनके सामने अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है। तो नंबर सबसे पहले शुरू हुए थे, एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस का वो पार्ट है, लॉजिक का भी पार्ट है। तो गणित बहुत पुराना है, और हमारे देश में खास तौर से गणित में हजारों सालों पहले भी काफ़ी नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ था, नए नए कॉन्सेप्ट्स का आविष्कार हुआ था, जो फिर दूसरे जो बाहर की दुनिया में फिर फैली, उसका फिर आगे इस्तेमाल हुआ विज्ञान में। तो आप देखेंगे कि विज्ञान में, मतलब साइंस में, अभियांत्रिकी में, मतलब इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, उनके सॉफ्टवेयर में, उनके हार्डवेयर में, इंटरनेट में, हर जगह जो उनका जो मूलभूत जो सैद्धांतिक तौर पर जो चीज़ें हैं वो सारी गणित पर ही बेस्ड हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है, और जो एल्गोरिदम होता है वो एक्चुअली गणित से ही आता है। उसका आविष्कार करने में और उसका अध्ययन करने में, दोनों में ही गणित का इस्तेमाल होता है। और इनफैक्ट प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग में भी गणित का अच्छा होना आपका ज़रूरी है। अगर आप गणित में अच्छे नहीं हैं तो प्रोग्रामिंग में भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसके लिए गणित या लॉजिक में स्ट्रांग होना आवश्यक है। सर, थोड़ा सा आप हमें कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के बारे में भी बताएं, सरल भाषा में समझाएं कि ये होती क्या है और कैसे काम करती है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी मतलब जटिलता सिद्धांत, वो कंप्यूटर साइंस का एरिया है जहां पर कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको आप रोजमर्रा के जीवन में जिनका इस्तेमाल होता है, उनको कंप्यूटर के द्वारा आपको करना है हल। जो एल्गोरिदम जो आप ढूंढेंगे, वो एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को कितना जल्दी हल करेगा या कितना देर से हल करेगा। तो क्या ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटर्स में जल्दी से कर सकें सॉल्व, कम से कम संसाधन का उपयोग करते हुए। इसको जब हम मैथमेटिकली करते हैं स्टडी, इस क्वेश्चन को,
तो हम जटिलता सिद्धांत के द्वारा उसको करते हैं, वो एरिया है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप लीजिए सुडोकू, आपको सुडोकू सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपका सुडोकू जो आपको करना है सॉल्व वो 4x4 का है, आसान है, तो उसको आपने हाथ से कर लिया हल। फिर जब वो 8x8 का हो जाएगा तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हाथ से करना, तो उसको आप कंप्यूटर की मदद से करने की कोशिश करेंगे। फिर सपोज करिए कि वो और भी मुश्किल हो गया, 16x16 का हो गया स्क्वायर सुडोकू का, तो उस समय पर वो उतना मुश्किल हो जाएगा कि आपके लिए हाथ से करना भी मुश्किल होगा और कंप्यूटर की मदद से भी करना मुश्किल होगा। तब आपको कोई बहुत ही क्लेवर एल्गोरिदम ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, और फिर उसको आपको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर की मदद से आप हो सकता है उसको सॉल्व कर लें। लेकिन ये जो मुश्किल है ये किस तरह से बढ़ रही है, अगर 4x4 से 8x8 से 16x16 तक पहुंचने में किस तरह से बढ़ रही है, और आगे अगर आप और बढ़ते हैं तो वो किस तरह से बढ़ेगी। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की गणित में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। दरअसल ऐसा देखा गया है कि बच्चे जनरली गणित विषय से थोड़ा दूर भागते हैं, तो इस पर आपका क्या सुझाव है? होगा कि सबसे पहले बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं अंक गणित, मतलब अरिथमेटिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उनको पढ़ाते हैं ज्यामिति, उसके साथ ही उनको शुरू कराते हैं बीज गणित, कैलकुलस। यूजुअली स्कूल्स में ये जो चीज़ें जिस तरह से सिखाते हैं वो बहुत ही अमूर्त होती हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों को इसमें मज़ा नहीं आता है या उनको समझ में भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो कुछ हद तक तो ये परेशानी रहेगी, इसको पूरी तरह से सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन अगर टीचर्स ये कोशिश करें कि इन अमूर्त चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिस में इस्तेमाल होना है, अगर ये सिखाने की कोशिश करें, ये बोलने की जगह कि ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का एग्जाम्पल्स भी दें। एग्जाम्पल्स का मतलब है कि आप किस तरह से ये इन प्रैक्टिस, मतलब अनुप्रयोग इसका क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, और उदाहरणों में भी सबसे पहले आप सरल उदाहरण कर शुरू करें। तो जो बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में ख़त्म हो गया है या नहीं है, वो लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड हों। गणित को सीखने और सिखाने का श्रेष्ठ तरीका है सरल उदाहरण और अनुप्रयोग के द्वारा समझाना। अब जैसे अगर आप ये बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि उनके फ़ोन से जो कम्युनिकेशन होता है बैंक के साथ, या उनके फ़ोन से जो कम्युनिकेशन होता है गूगल या जीमेल के साथ, वो सारा इंटरनेट सिक्योरिटी जो उसमें इस्तेमाल होती है गणित पे ही आधारित है, और ख़ास तौर से बीज गणित और संख्या सिद्धांत का उसमें इस्तेमाल होता है। अंक अंकुर प्रोफेसर नितिन सक्सेना से बातचीत की राहुल कुमार पाल ने। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी कानपुर से प्राप्त हुई। बात हुई समीकरणों की। इधर जाड़ों के मौसम में खासतौर पर उत्तर भारत में कोहरे के साथ एक भीषण समीकरण बनता है खेतों में जलाई गई पराली से निकलते धुएं के साथ। इसके समाधान के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैज्ञानिकों ने एक हल निकाला, हैप्पी सीडर यंत्र। इसके बारे में बताते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश नारंग, पराली पर भारी। हैप्पी सीडर एक मशीन है जिससे हम गेहूं की बजाई धान की पराली वाले खेत में सीधा कर सकते हैं। इसमें हमें खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं। जब हम कंबाइन से धान को काट लेते हैं तो खड़े खर्चों में हम सीधा इस मशीन से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इस मशीन में दो मशीनों को इकट्ठा किया गया है। एक जीरो टेल ड्रिल है, इसके आगे जो है चॉपर वाला मैकेनिज्म लगा हुआ है। जो जीरो टेल ड्रिल के फरो ओपनर्स हैं उनके आगे जो पराली आती है तो जो रोटर चलता है उसके आगे फ्लेल टाइप किस्म के जो है ब्लेड लगे हुए हैं, वो उस पराली को काटते हैं और काट कर उसको खेत में बिखेर देते हैं। इस मशीन का जो है खर्चा सबसे कम है अगर किसान के पॉइंट ऑफ से लें, क्योंकि इसमें हमें खेत तैयार करने की जरूरत नहीं है। धान को कंबाइन से काट लिया, उसके बाद सीधा इस मशीन से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। दूसरी मशीनें भी है जिससे हम जो है पराली को जमीन में भी दबा सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। उसमें जो है आपका चॉपर या मल्चर मशीन है जो पराली को बारीक काटता है और खेत में बिखेर देता है। उसके बाद अगर किसान ने आलू या सब्जियां लगानी है तो उसके बाद जो है मोल्ड बोर्ड प्लो है उससे वो चलाता है। उससे जो मिट्टी नीचे से निकलकर पराली के ऊपर आ जाती है।
उसके बाद रोटी टिलर 1-2 बार खेत में चलाना पड़ता है। उसके बाद हम जो है आलू की या सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं। खेत की किस्म के हिसाब से जब हमने मल्चर या चॉपर चला दिया, उसके बाद हम हल्का पानी लगाते हैं। उसी पानी के बीच में ही हम जो है जैसे पडलिंग करते हैं, इसमें कम पानी में जो है रोटी टिलर चलाते हैं। ये तकनीक के लिए इसको हम वेट मिक्सिंग कहते हैं। तीसरी जो ऑप्शन है बेलर है, जिससे हम पराली को खेत से बाहर निकाल देते हैं। बेलर मशीन पराली की गट्ठे बनाती है। पराली प्रबंधन में हैप्पी सीडर की क्षमता के बारे में बताएं डॉक्टर नारंग। 3 टेक्नोलॉजीज जो पराली को संभालने के लिए खेतों में प्रयोग हो रही है। एक हैप्पी सीडर है, दूसरा आप उसको इनकॉर्पोरेशन करना है, जमीन में मिलाना है, तीसरा जो है बेलर है। अगर हम पिछले साल की बात करें, इन तीनों तकनीकों में जो 16 से 17% रकबा पंजाब में जो गेहूं की बिजाई हुई वो हैप्पी सीडर मशीन से हुई। 19% रकबा जो है इनकॉर्पोरेशन मेथड से चॉपर, मल्चर, रिवर्सिबल मोल्ड ब्लॉक से किया गया, और 20% के आसपास रकबा जो है उसका बेलर यूज किया गया। हैप्पी सीडर प्रदूषण कम करने में तो सक्षम है डॉक्टर नारंग, परंतु क्या पराली का प्रयोग कहीं और भी हो रहा है? जहाँ पर तो हमारी पराली का यूज है वहाँ पर तो ये ठीक है। अगर उसका यूज नजदीक नहीं है तो उसका हमें ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो फिर हमें ये टेक्नोलॉजी महंगी पड़ती है। पंजाब में 7 प्लांट लगे हुए हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है, वो प्लांट इस पराली को खरीदते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से गोबर गैस प्लांट विकसित किया गया है, जिसमें इस पराली को गोबर के साथ मिक्स करके बायोगैस पैदा की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ने एक जो पराली से चलने वाला गीजर बनाया है, क्योंकि सर्दियों में जो हमें गर्म पानी चाहिए, डेयरी वालों को भी गर्म पानी चाहिए, तो उसमें ये गांठ को यूज करते हैं, उसमें डालते हैं, जिससे 24 घंटे में जो है 100 लीटर के आसपास 50 से 60 डिग्री तापमान का जो पानी मिलता है। इसके अलावा जो हम सब्जियां हैं उसमें इसको मल्चिंग के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं। पराली को कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज अब लग रही हैं जिसमें वो ब्रिकेट्स बनाएंगे। इससे ब्रिकेट्स को ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर महेश नारंग, क्या हैप्पी सीडर का प्रयोग और फसलों के लिए भी होता है? एक साल में 1 महीना हमारे पास गेहूं का समय है जिसमें हम हैप्पी सीडर प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद जब हम गेहूं काट लेते हैं तो जो उसके बाद गेहूं काटने अगर कंबाइन से काटते हैं, कई फार्मर जो है हाथ से काटते हैं, उसके बाद थ्रेशर से इसके दाने निकालते हैं। जो पराली या जो आपका स्ट्रा खेत में रह जाता है उसको स्ट्रा कंबाइन से भूसा बनाते हैं। भूसा बनाने के बाद भी 10 से 20% जो है हमारी स्टबल्स खेत में रह जाते हैं, तो उसमें हम पानी लगा के गेहूं और धान के बीच में तीसरी फसल जो है मूंगी की ले सकते हैं, सठी मूंगी कहते हैं। सो सठी मूंगी की बिजाई है, उसके लिए भी हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। डॉक्टर महेश नारंग, हैप्पी सीडर में क्या कुछ और बदलाव या सुधार भी किए जा रहे हैं? इस साल जो यूनिवर्सिटी ने हैप्पी सीडर में थोड़ी सी शोध की है। जो हमारा रोटर है उस पे 2 ब्लेड लगे होते हैं, एक फाले के आगे 2 ब्लेड चलते हैं, हमने 3 ब्लेड लगा दी है। पराली ब्रीक होती है, फ्यूल कंजम्पशन जो है ट्रैक्टर की वो भी कम होती है, फील्ड कैपेसिटी कार्य करने की समर्था जो मशीन की 20% वो भी बढ़ती है। इसके अलावा जो फरो ओपनर के ऊपर का पोर्शन है उसमें भी हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। उसमें हमने सरेटेड टाइप जो है ब्लेड लगाया है, जिससे जो है पराली स्लिप नहीं करती और पराली और ब्रीक होती है। हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी पिछले साल काफी रकबा लगा। इसके अलावा इस साल भी जो है सुपर सीडर, उसके जो नतीजे जो है इस बार आएंगे। पराली पर भारी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश नारंग को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य नवदीप सिंह, आकाशवाणी लुधियाना। वैज्ञानिक पद्धतियों को सामुदायिक स्तर पर इस्तेमाल किया जाए तो असंभव सी चीजें भी संभव होने लगती हैं। बेंगलुरु में नमामि गंगे की तर्ज पर एक सामूहिक प्रयास किया गया। दक्षिण पिनाकिनी अभियान के बारे में बताया शंकराचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने। बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहर में वहां पानी के लिए त्राही हो रहा था, और उस समय जब मैं 2008 में गया था तो 1800 फीट पे पानी था। और इस समस्या हमको ये लगी तो हमने नदियों को खोजना शुरू किया, और हमने देखा कि जो बेंगलुरु के पास नंदी हिल स्थित है वहां से 5 नदियां निकलती हैं, और 5 नदियां सूख गई हैं।
हमारे मन में आया कि कम से कम एक नदी जिसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, अगर उसको पुनर्जीवित कर लेंगे हो सकता है फिर पांचों नदियां पुनर्जीवित हो जाएं। और आश्चर्य हुआ कि जब हमने कार्य का प्रारंभ किया उस समय नदी के रिवर बेड पे तमाम निर्माण संपन्न हो चुके थे, नदी बिल्कुल पट गई थी। तो उसका नाम है दक्षिण पिनाकिनी। पिनाकिनी मीन्स गंगा, पिनाक मीन्स शिवा, और जो शिव की जटा से निकले वो पिनाकिनी मीन्स गंगा। तो इससे मेरी जो जुड़ाव था वो ज्यादा मैं महसूस किया, और मैंने आनन फानन में मैंने सोचा कि जो मैंने अध्ययन किया नॉर्थ में उसको साउथ में लागू कर सकता हूं। तो हमने दक्षिण पिनाकिनी की शुरुआत की उसके लेक रिजनेशन से। जब लेक को हमने रिजनेट करना शुरू किया तो धीरे 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 पानी का सीपेज बढ़ा और नदी फिर से धीरे 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 फ्लो करने लगी। और जब नदी बहने लगी तो हम लोगों का भी उत्साह आगे आया। अभी वो नदी धीरे धीरे बढ़ रही है, बह रही है, और पानी की जो आसपास की समस्या है उसका समाधान कर रही है, परंतु अभी काम बंद नहीं हुआ है। अब हमने दक्षिण पिनाकिनी फेज 2 शुरू किया है जिसमें हम किसानों को जुड़े हैं। चूंकि एक उत्तर भारत में बांदा जनपद का गांव है जखनी, तो जखनी जलग्राम से प्रेरणा लेकर के हमने ये सोचा कि जब हम एक्विफर रिचार्ज का सबसे माध्यम अच्छा किसान है तो किसान को कहेंगे कि तुम मेड़बंदी करो। अब मेड़बंदी होने से जो पानी है बरसात का वो उनके खेत में रहेगा, और इससे जो अपर एक्विफर है वो रिचार्ज होकर के नीचे धीरे 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 पानी का जलस्तर ऊपर उठाएगा, और जब पानी का जलस्तर ऊपर उठाएगा तो नदी अपने आप बहेगी। तो ये फेज 2 का काम है कि हर खेत को मेड़ और हर मेड़ को पेड़, ये लक्ष्य लेकर के हम लोग चले हैं। और अभी हमने लगभग 50 गांवों को चिन्हित किया है जिसमें इस काम को अभी हम 27 तारीख को जा रहे हैं और वहां पे हम इसकी शुरुआत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से जखनी जलग्राम हो गया, पलायन वहां का रुक गया, और जिस तरह से आज चारों तरफ वहां जल जल उनके छोटे से प्रयास से दिख रहा है, और वो प्रयास भी जब हम कर्नाटक में करेंगे तो वो नदी और नदियां भी जो उसके आसपास की हैं फिर से पुनर्जीवित हो उठेंगी। बेंगलुरु से ही याद आया, आगामी 3 जनवरी से वहां विज्ञान के महाकुंभ इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 का आयोजन हो रहा है। 5 दिन के इस भव्य इवेंट की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। पिछले दिनों गणित जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंची। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का 14 नवंबर को पटना में निधन हो गया। रामानुजन की तरह उन्होंने भी अल्पायु में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। अपने विदेश कार्यकाल के बाद 70 के दशक के आसपास स्वदेश लौटकर आईआईटी कानपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में उन्होंने अध्यापन किया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के योगदान को विज्ञान भारती की विनम्र श्रद्धांजलि। समय का ये पड़ाव विज्ञान जगत की कुछ विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर एस.एन. बोस, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन के राष्ट्र निर्माण में योगदान को पत्रिका का नमन। नव वर्ष की अग्रिम मंगल कामनाओं के साथ संपन्न होता है विज्ञान भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।